कारक प्रकरण के अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने कर्ता कारक एवं कर्म कारक को पढ़ा। कर्ता यानी काम को करने वाले को कर्ता कहा जाता है। इससे संबंधित जो विशेष नियम थे उनका अध्ययन भी किया। कर्म कारक, कर्ता जिसको सबसे अधिक पसंद करता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसके उदाहरण भी देखे और विशेष नियमों के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। नंबर 3 पर आता है करण कारक। क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है, अर्थात कर्ता जिसकी सहायता लेता है, जो कर्ता की सहायता करता है उसे करण कारक कहते हैं। क्रिया की सिद्धि में सहायक, जो भी क्रिया की सिद्धि में सहायक होता है, क्रिया की सहायता करता है, वो करण कारक कहलाता है। और जिसका हिंदी चिन्ह होता है से अथवा द्वारा, एवं इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसको परिभाषित करते हैं। क्रिया की सिद्धि क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं। जिसका हिंदी चिन्ह से अथवा द्वारा है तथा इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं, जिसका हिंदी चिन्ह होता है से अथवा द्वारा, एवं इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? उदाहरण देखें। बालक गेंद से खेलता है। यहाँ देखें, बालक गेंद से खेलता है। एक एक शब्द को देख लें, एक एक कारक को देख लें जो इसमें दिए गए हैं। बालक गेंद से खेलता है, या काम को करने वाला अर्थात खेलने वाला है बालक, तो यहाँ पर कर्ता होगा बालक। और शायद आपने पढ़ा है कि कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो बालक में तो प्रथमा लगा देंगे, और बालक एक है, प्रथम पुरुष एक वचन कहलाएगा। खेलता है, काम को करने वाला, जिस कार्य को सफल करता है, जो काम करता है, करना, उठना, बैठना, सोना, आना जाना, खेलना, कूदना, वाक्य की समाप्ति पर जो आता है उसे वे क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर खेलना जो है मूल शब्द है खेलना। हालांकि इस काल से समझ आया खेलता है, लेकिन मूल शब्द खेलना है, तो ये खेलना इसमें क्रिया हुई। और क्रिया का प्रयोग आपको पता है कि हमेशा कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार किया जाता है। कर्ता जिस पुरुष वचन का है, क्रिया भी उसी पुरुष वचन की आती है, किंतु लकार का भी ध्यान रखना होता है। जिस लकार में है उसी लकार में प्रयुक्त होती है। इसके बाद में एक शब्द बचता है इसमें गेंद से। तो खेलने का जो कार्य है, खेलने का कार्य गेंद की सहायता से संपन्न हो रहा है, गेंद से पूरा हो रहा है। अगर इस वाक्य में गेंद नहीं होती तो खेलने का कार्य पूरा नहीं होता। और बालक जिस चीज़ से खेल रहा है वो गेंद है, तो कर्ता जिसकी सहायता ले, तो बालक किसकी सहायता ले रहा है इसमें? गेंद की। या क्रिया जिससे संपन्न होती है, जिसकी सहायता से संपूर्ण होती है, तो यहाँ गेंद की सहायता से क्रिया पूरी हो रही है, खेलने का कार्य पूरा हो रहा है। अतः गेंद से जो शब्द है ये करण कारक है। और इसमें आपको दिख रहा है कि से हिंदी चिन्ह भी प्रयुक्त हो रहा है, आ रहा है। अतः इस गेंद शब्द में इसकी संस्कृत मीनिंग लेकर के इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो देखते हैं भैया, यहाँ बालक करता है जिसको बता दिया गया है आप लोगों को। तो बालक में ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, अतः इसमें प्रथम व्यक्ति लगा देंगे। बालक है। और गेंद जो शब्द है ये करण कारक है। गेंद की संस्कृत होती है कंदुक। इस कंदुक शब्द में हम तृतीय व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो कंदुकेन
बालक है कंदुकेन, बालक गेंद से। अब क्रिया का प्रयोग करेंगे तो क्रिया हम क्रिया का प्रयोग हमेशा कर्ता के अनुसार किया जाता है। तो कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी और वर्तमान काल है लट लकार। क्रीडति क्रीडते क्रीडन्ति, तो बालक प्रथम पुरुष एक वचन है इसलिए क्रीडति। बालक गेंद से खेलता है। इस प्रकार कर्ण कारक में सदैव तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य ले लें। मोहन पेन से पत्र लिखता है। मोहन पेन से पत्र लिखता है। इस वाक्य में लिखने वाला है मोहन अर्थात कर्ता तो मोहन हुआ, लिखने का कार्य किया जा रहा है, लिखना क्रिया हुआ। और पेन से, पेन से शायद आपको दिखेगा नहीं, स्पष्ट लिख देता हूं। पेन से और क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। पेन से पत्र लिखता है तो पेन की सहायता ले रहा है मोहन। इस वाक्य में पेन की मदद ले रहा है, पेन से पत्र को लिख रहा है तो पेन कर्ण कारक हुआ। और क्या कर रहा है वो, पेन से पत्र को लिख रहा है तो ये कर्म कारक हुआ। इसमें चार चीज़ें हैं, कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया भी है, कर्ण भी है। कर्ता मोहन है, कर्ण से पेन से ये कर्ण है, पत्र कर्म है और लिखना क्रिया है। तो कर्ता में तो प्रथमा लगती है, मोहन प्रथम पुरुष एक वचन आ जाएगा राम की तरह। मोहन पेन जो शब्द है ये कर्ण कारक है, इसमें तृतीय व्यक्ति ले लेंगे इसकी संस्कृत मीनिंग लेकर के। तो पेन की संस्कृत मीनिंग है कलम, कलम में तृतीय व्यक्ति लगा देंगे फल की तरह, फलेन, कलमेन। और कर्म में द्वितीय लगाते हैं, पत्रम, द्वितीय होगी इसकी पत्रम। और ये आपका वर्तमान काल है जिसका प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाएगा। मोहन प्रथम पुरुष एक वचन तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन, लिखति। इस प्रकार से कर्ण कारक के जो सामान्य वाक्य होते हैं उनको बनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं अपन विशेष नियम, कर्ण कारक के विशेष नियम। आपने पिछली कक्षाओं में भी अध्ययन किया होगा कि सह, साकम, समम, सार्धम, अलम तथा अंग विकार के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द जहाँ भी आ जाएं, हालांकि ये अव्यय हैं, इनके रूप नहीं चलते, तो ये जहाँ भी आ जाएं, इनका प्रयोग जहाँ भी हो वहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, चाहे हिंदी चिन्ह कुछ भी हो। कौन कौन से शब्द हैं भैया, सह, साकम, समम, सार्धम। सह, साकम, समम, सार्धम, इन चारों ही शब्दों का अर्थ है विद्यार्थियों साथ। सह माने भी साथ, साकम माने भी साथ, समम माने भी साथ और सार्धम माने भी साथ। सह, साकम, समम, सार्धम, अलम। अलम माना होता है बस। अपन कहते हैं ना किसी कार्य के लिए बस और रहने दो, वो वाला बस। अलम मीन्स बस। तथा अंग विकार, तथा अंग विकार में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक बार पुनः इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। इस नियम से संबंधित उदाहरण ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं, परीक्षा में आते रहते हैं। सह का आ जाए, चाहे सह, साकम, समम, सार्धम तो एक ही बात है, लेकिन अंग विकार वाला और है इसमें। अंग इसी में मैंने, हालांकि ये अंग विकार वाला अलग से नियम है, लेकिन मैंने इसी में इसको प्रयोग कर दिया, इसी में इसको लिखा दिया गया है। तो सह माने साथ, साकम माने साथ, समम माने साथ और सार्धम माने साथ। अलम मान होता है बस, यानी रहने दो। एवं, तो ये जो चार शब्द, 5 शब्द है, सह, साकम, समम, सार्धम और अलम, इनके तो योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा।
लेकिन अगला है अंग विकार। तो अंग विकार जौन से भी अंग में खराबी है, मानव शरीर के जो अंग हैं, यदि किसी अंग का प्रयोग किसी वाक्य में हो रहा है और वो खराब है, उसमें कोई विकार उत्पन्न है, तो उस अंग में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। विकार कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हाथ से टोटा है, हाथ से कि वह हाथ से टोटा है, तो हाथ जो शब्द है हस्त, इसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि इसमें विकार है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आँख से काना है, तो आँख खराब है, आँख में विकार है, तो आँख शब्द में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। पैर से लंगड़ा है, पैर में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। सिर से गंजा है, इसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कानों से बहरा है, इसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। या कोई गूंगा है, बोल नहीं पाता है, तो उसमें भी तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो शरीर के अंग में जो विकार है, तो उस शरीर के अंग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। वह कानों से बहरी है। देखें बेटाओ, वह कानों से बहरी है। वह कोई कह रहा है कि वह कानों से बहरी, इसमें हालांकि काम को सुन नहीं रहा है। वह का जिसके बारे में कहा जाए उसमें प्रथम व्यक्ति का प्रयोग करते हैं और क्रिया भी इस वाक्य में नहीं है। तो वह की संस्कृत तो आप भली प्रकार जानते हैं, से या सा या तत्। पुल्लिंग में से, स्त्रीलिंग में सा, नपुंसकलिंग में तत्। तो ये बहरी, इस बहरी शब्द से पता लग रहा है कि वो स्त्रीलिंग है, इसलिए सा की वह की संस्कृत हुई सा। कानों से बहरी है, यानी उसके कान खराब हैं। कान रूपी जो अंग है उसमें विकार उत्पन्न है, अर्थ है कान शब्द में तृतीय व्यक्ति। अब ये देखते हैं कि एक कान के दो कान हैं, कानों से। हालांकि शब्द लग रहा है बहुवचन का, लेकिन बहुवचन में कान होते नहीं, दो ही होते हैं, इसलिए इसको द्विवचन माना जाएगा। तो तृतीय व्यक्ति का द्विवचन आएगा। कर्णेन तो एक वचन है, कर्णाभ्याम द्विवचन है। सा कर्णाभ्याम, बहरी की बधिर, बधिरे, और क्रिया नहीं हुआ अस्ति वगैरह का प्रयोग करते हैं। बधिरे अस्ति। दूसरा देखते हैं। बालक अध्यापक के साथ बोलता है। बालक अध्यापक के साथ बोलता है, इस वाक्य में बोलने का काम हो रहा है, तो बालक तो करता हुआ, तो बालक की तो आप संस्कृत जानते ही हैं, प्रथम व्यक्ति बालक है। अध्यापक के साथ, जिस किसी के साथ। अब वैसे देखा जाए तो अध्यापक में षष्ठी व्यक्ति प्रयुक्त होगी, क्योंकि इसमें काके की आ रहा है, संबंध काके की। लेकिन आगे जब हम देखते हैं तो 7 शब्द रखा है, और 7 शब्द की इनमें से कोई एक संस्कृत लिखनी पड़ेगी, और अगर इनमें से कोई शब्द आता है तो वहाँ तृतीय व्यक्ति लगानी पड़ेगी, चाहे हिंदी चिन्ह कुछ भी हो। इसलिए अध्यापक में तृतीया, अध्यापकेन, बालक है अध्यापकेन से, और 7 की संस्कृत कोई सी भी एक लिख देंगे इसमें से। साकम, बदमन बोलना, बदमीन से बोलना, करता प्रथम पुरुष एक वचन है और लट लकार का वाक्य है, तो प्रथम पुरुष एक वचन लिख देंगे यहाँ पर। वदते, लक्ष्मण राम के साथ वन को गया था। लक्ष्मण राम के साथ वन को गया था। कौन गया था? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण इसमें करता है, कर्ता में प्रथमा लक्ष्मण, और लक्ष्मण है किसके साथ गया था? राम के, तो राम में तृतीया। रामेण, साथ की पहले साकम लिख दिया, और से लिख देता हूँ। रामेण से वनस में कर्म है तो द्वितीय लग जाएगी, वनम। और क्रिया का प्रयोग हमेशा कर्ता के अनुसार, लेकिन काल देख लेते हैं। अब की बार काल हमारा भूतकाल है, गया था,
रूप चलते हैं ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए गच्छत, ए गच्छताम, ए गच्छन। तो यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन, ए गच्छत। एक और देख लेते हैं, गीता पैरों से लंगड़ी है, करता है इसमें गीता। तो गीता तो जो कहते हो, अब उसके पैर खराब हैं तो अंग विकार आ गया। तो पैर में तृतीया मगर, पैरों से, पैर होते हैं दो अर्थात द्विवचन है, तो पैर की संस्कृत का पाद, और राम इधर चलेंगे इसके, लेकिन इसके द्विवचन क्या हुआ, पादेन पादाभ्याम, गीता पादाभ्याम लंगड़े, खंज, खंज में लंगड़ा, खंजः अस्ति, क्रिया नहीं है। गीता पादाभ्याम खंजः अस्ति, गीता पैरों से लंगड़ी है। तो ये हमारा एक विशेष नियम था। सह, साकम, शमम, सार्धम, अलम तथा अंग विकार के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार विशेष नियम नंबर अब अपन करेंगे 2 का अध्ययन, कि और कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से शब्द हैं जिनके योग में अपन तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उन शब्दों के बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। एक है कि जिस चिन्ह से किसी की पहचान होती है, जिस चिन्ह से किसी की पहचान होती है, उस चिन्हवाची शब्द में तृतीया विभक्ति, उस चिन्हवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस चिन्ह से किसी की पहचान होती है, उस चिन्हवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। विशेष नियम के अंतर्गत ये नियम भी महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति में कोई चिन्ह है, हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो चिन्ह याद आ जाता है, या चिन्ह के माध्यम से हम उसको पहचानते हैं। इसकी पहचान केवल मात्र चिन्ह से बनी हुई है। तो जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति की पहचान होती है, उस चिन्हवाची शब्द को अपन तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई साधु आता है, लंबी लंबी जटा बढ़ा रखी है, पीले वस्त्र पहन रखे हैं, हाथ में कमंडल भी है, तो उसके 3 चिन्ह हो गए कि उसकी जटाएं हैं, हाथ में कमंडल है और पीले वस्त्रों को, भगवा वस्त्रों को धारण भी कर रखा है। तो हम देख करके उसे आइडिया लगाएंगे कि ये एक संत हो सकता है। तो उसकी पहचान हो गई कि एक साधु है, एक महात्मा है। या मान लीजिए कोई लगभग 14-15 साल का, 12 साल का, 10 साल का या 18-19 साल का कोई लड़का, और पीछे को बैग लगा के जा रहा है, उसमें हमको पुस्तकें भी दिखाई दे रही हैं। ऐसा हमको एहसास हो रहा है कि इसमें पुस्तक हैं, या फिर हाथ में पुस्तक लेके जा रहा है, या कोई किताब लेके जा रहा है, नोटबुक लेके जा रहा है। तो हम आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये छात्र सा प्रतीत हो रहा है, पुस्तकों से ये छात्र सा लग रहा है। कोई व्यक्ति अगर किसी कृषि का यंत्र जैसे फावड़ा, कोदाली वगैरह और कंधे पर रख के जा रहा है या हाथ में लेकर के जा रहा है, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि शायद ये एक किसान है। तो चिन्हवाची शब्दों, जिस चिन्ह से किसी की हम पहचान करते हैं, तो वो चिन्हवाची जो शब्द होता है, उस चिन्हवाची शब्द में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं, वह जटाओं से सन्यासी लगता है। वह जटाओं से सन्यासी लगता है। वह यानी सह
अब चिन्ह कौन सा है? जटा। जटाओं से सन्यासी लग रहा है, ये चिन्हवाची शब्द है। जटाओं बहुवचन शब्द है, इसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे, तृतीया का बहुवचन, जटा के रूप चलेंगे रमा की तरह। तो रमया रमाभ्याम, रमा भी, जटिया जटाभ्याम, जटा भी, से जटा भी, सन्यासी की तापस, तापस है, या सन्यासी भी लिख सकते हैं। लगता है, प्रतीत, प्रतीत माना लगना, तो इसमें आत्मनेपदी तरह चलेंगे, प्रतीयते, प्रतीयते, प्रतीयन्ते। तो करता हमारा प्रथम पुरुष एकवचन है, इसलिए प्रतीयते। दूसरा है मोहन, नाम दे देंगे तो पहले तो नहीं बैठेगा सही। वह पुस्तकों से छात्र सा लगता है, पुस्तकों से। तो से पुस्तक में तृतीया बहुवचन है, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकई, छात्र है प्रतीयते। तो कहने का तात्पर्य यह है बताओ कि जिस चिन्ह से किसी की पहचान होती है उस चिन्हवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगले विशेष नियम की बात करते हैं। नंबर 3, हेतुवाची शब्द, कारणवाची शब्द, हेतु, और हेतु कहते हैं कारण को। हेतुवाची शब्दों के योग में, यानी कारणवाची शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हेतुवाची यानी कारणवाची शब्दों के योग में भी तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जहाँ कारण स्पष्ट दिखाई दे रहा है वहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे विद्या से यश बढ़ता है। यश बढ़ने का कारण क्या है? विद्या। हेतुवाची शब्द है, यश बढ़ने का कारण विद्या है। कारणवाची शब्द है विद्या, विद्या से बढ़ रहा है यश, इसलिए हेतुवाची का शब्द में विद्या में ही तृतीय लग जाएगी। रमा की तरह चलेंगे, रमया विद्यया। यश बढ़ रहा है तो कुछ कर नहीं रहा, तो इसमें प्रथमा यश है, वैसे कर्ता का काम कर रहा है। और बढ़ना की वृद्ध धातु, तो वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, ये आत्मनेपदी है। विद्या से यश बढ़ता है। इसी प्रकार वह अध्ययन के कारण, वह अध्ययन के कारण यहाँ रहता है। अध्ययन के कारण, ये कारण है इसमें हेतु, तो से इसमें तृतीय लग जाएगी। अध्ययनेन, कारण के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अपन, हेतु नहीं लिखे तो भी कोई बात नहीं है। अध्ययनेन यहाँ की है अत्र, रहता है वसति, वसते, वसंती, तो आ जाएगा वसति। तो इन दो उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि हेतुवाची जो शब्द हैं उन हेतुवाची शब्दों में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर 4, विशेष नियम नंबर 4, प्रकृति। और प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। प्रकृति स्वभाव भी आ सकता है हिंदी में, हालांकि प्रकृति का अर्थ भी स्वभाव है और वैसा अलग से स्वभाव दे दे तब भी वही बात है। आदि क्रिया विशेषण, प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया विभक्ति का
प्रयोग किया जाता है। यानी प्रकृति, स्वभाव आदि कोई भी क्रिया विशेषण आ जाए तो उस क्रिया विशेषण शब्द में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे गणेश सुखपूर्वक रहता है। गणेश का स्वभाव है कि वो हमेशा सुखपूर्वक रहता है, तो ये सुखपूर्वक इसका स्वभाव है, प्रकृति है, अतः इसमें तृतीया व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा। गणेश है, इसमें तृतीया लगाएंगे तो सुखपूर्वकेन क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार वसति। गणेश है सुखपूर्वकेन वशते या सुखेन वशते, इस प्रकार से भी इसको व्यक्त किया जा सकता है। सुखेन भी लिख सकते थे। लता सरलता से लिखती है, आसानी से लिखती है, सरलता से लिखती है, तो लिखने वाली कौन है? लता। इसमें तो प्रथमा सरलता से, तो इसमें तृतीया लग जाएगी। सरलता के रूप रमा की तरह चलेंगे, रम्या सरलतया, सरलतया, लता सरलतया लिखती, लता सरलता से लिखती है। इस प्रकार हमारा जो कर्ण कारक के जो मुख्य नियम थे, जो आपके सिलेबस की दृष्टि से, हालांकि इसके 2-4 नियम और भी हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के आधार पर जो मुख्य नियम थे, 4 नियम आपको बताए, सामान्य नियम भी आपको बता दिया, तो ये कर्ण कारक आपका परिपूर्ण हुआ। अब इसके बाद में अगले वीडियो में आपको संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग के बारे में विस्तार से, सामान्य एवं विशेष दोनों नियमों को विस्तार से समझाया जाएगा। धन्यवाद।